जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। अमूमन मौत का सर्टिफिकेट डॉक्टर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौत के मामले आते हैं जब कोई बीमार पड़ता है या अचानक घर में उसकी मौत हो जाती है, वो अस्पताल या डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। ये सारी चीज़ें हम सब आप जानते हैं। 2011 में रूस में एक महिला को एक डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि ये मर चुकी है। उसके बाद उसकी बॉडी घर लाई जाती है। घर लाने के बाद अब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। तैयारी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और अचानक वो लेडी, वो मुर्दा जिसको खुद डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, वो उठकर बैठ जाती है। उठकर बैठती है और उसके बाद देखती है क्या हो रहा है, लोग हैरान। फिर वो चाय मांगती है, चाय पीती है। अगले दिन उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उस दिन वो जिंदा थी जब सर्टिफिकेट मिला। रूस छोड़िए, अपने देश में 2023 की बात है, बल्कि हाँ 2023 में यूपी में एक फिरोजाबाद जगह है, वहां पे एक महिला को इसी तरीके से डॉक्टर मुर्दा करार दे देते हैं। कहते हैं कि इसकी डेथ हो गई है, नब्ज है नहीं, सांसें चल नहीं रही। इसके बाद उसे घर लाया जाता है। जब घर लाया जाता है तो अचानक उठ जाती है। सारे लोग हैरान, चमत्कार, करिश्मा मानते हैं, लेकिन वो करिश्मा नहीं था, डॉक्टर की गलती थी, लापरवाही थी। ऐसे बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे जब किसी को मुर्दा करार दे दिया गया और फिर जिंदा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी दुनिया में एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जिसे एक बार नहीं, दो बार जिंदा दफना दिया गया। पुराने दौर में जब साइंस, टेक्नोलॉजी सब इतनी तरक्की हुई नहीं थी, तो बहुत सारी दुश्वारियां थी। आज हम लोग बहुत लकी हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेडिकल फील्ड में, बाकी जगहों पर हमें मौजूद है, हमें मिला हुआ है, जिससे बहुत सारी ज़िंदगी की आसानियां होती हैं। जब महामारी फैला करती थी 18th, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, जैसे कॉलरा जैसी बीमारी फैली थी, तो कहते हैं कि उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेहोश हो गए, और लोग डरते थे जैसे कोरोना में मुर्दा को छूने से, और फिर वो दफना देते थे। बाद में पता चलता था कि उसमें से कई तो बेहोश थे, मरे नहीं थे, जिंदा थे, लेकिन दफना दिया गया। ऐसी भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड के हैम्पशायर में एक कपल रहा करता था, एक हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड का नाम विलियम ब्लेंडन और उनकी वाइफ मिसेस एलिस ब्लेंडन। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो विलियम ब्लेंडन था वो वहाँ एक शराब के कारखाने में काम करता था और अच्छी खासी उसकी नौकरी चल रही थी। तो अक्सर वो काम के सिलसिले में अपने घर से दूर, क्योंकि जो शराब का कारखाना या फैक्ट्री जो भी थी, वहाँ पे रास्ता उसका लंबा था, तो वो बीच बीच में छुट्टियों पे ही घर आता। ऐसे ही एक रोज, अब वो शराब के कारखाने में काम करता था तो ब्रांडी पीने का भी शौकीन था, ब्रांडी भी पीता था। एक रोज वो काम पर गया हुआ था और घर में उसके पीछे में जो शराब बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती थी, उस इलाके में खेती होती थी, उसमें अफीम भी था। तो अफीम का पानी घर में रखा हुआ था। अब विलियम की पत्नी मिसेस ब्लेंडन को ये पता नहीं कि इस घर में ये अफीम का पानी है। उसने उठाया और पी लिया। जब पी लिया, थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गई और उसे कुछ पता नहीं, और वो एक साथ इतना सारा पी गई थी कि अनजाने में उसे कुछ मालूम नहीं। थोड़ी देर के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले रिलेटिव पड़ोसी आए कि आज ये कहाँ है, दिन में दिखाई नहीं दे रही है। आए तो देखा घर में वो बेसुध पड़ी हुई है। लोग घबराए, फौरन डॉक्टर को कॉल, मतलब बोला गया। कॉल वॉल का तो मतलब नहीं है। अब एक डॉक्टर साहब आते हैं अपने हाथ में शीशा लेकर। वो आते हैं, नब्ज बाकी चीज़ें देखते हैं, फिर उसके मुंह और नाक के पास वो शीशा ले जाकर नजदीक से रखते हैं और थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि ये मर चुकी है। ये वो दौर था, ये जो कहानी है, ये कहानी है 1674 की, 1674, और तारीख थी 15 जुलाई, तो 1674, 15 जुलाई। ये वो दौर था जब मेडिकल और ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। उस वक्त ईसीजी और इन सब से भी नहीं पता किया जा सकता था आदमी जिंदा है कि मुर्दा है। तो उस वक्त, लेकिन हर दौर में लोग थे, इंसान थे, बीमारियां थी, डॉक्टर थे। तो उस वक्त एक बड़ा नायाब तरीका था किसी इंसान के जिंदा और मुर्दा होने का सर्टिफिकेट देने का। और वो तरीका ये था कि अगर कोई शख्स जिसके ऊपर शक है कि अब ये मर चुका है, इसकी धड़कनें नहीं है, इसके नब्ज नहीं है,
तो एक शीशे का ग्लास उसके मुंह और नाक के करीब ले आकर बिल्कुल करीब से रखते और फिर देखते कि उस गिलास में उतनी जगह पर जहाँ पे उसका नाक और मुंह है कोई नमी तो नहीं आई है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर हम मुंह से सर्दियों में भाप लेते हैं तो निशान बन जाता है। कार के शीशे में आपने देखा होगा, घर के आईने में देखा होगा। तो वो शीशा नाक और मुंह पे इसलिए ले जाकर रखा जाता था कि अगर वो जिंदा है तो उसकी सांसें चल रही हैं और सांसें चल रही हैं तो जो सांसें छोड़ रहा है वो उस गिलास पे आएगा और उस गिलास पे उसके निशान बनेंगे थोड़े थोड़े धुंध जैसे। तो डॉक्टर साहब भी शीशा लेकर आए थे और ये कहते हैं बड़ा कारगर था। इस शीशे ने कभी धोखा नहीं दिया। जिन जिन के पास ये गया शीशा डॉक्टर लेकर गए और जिन जिन के बारे में शक था कि ये मर चुके हैं या मर चुकी है, जब शीशा रखते और डॉक्टर डिक्लेयर करते था, देखता कि अगर उसमें हाँ सांस छोड़ने की निशान आए हैं, धुंध है, तो वो फौरन कहता कि ये जिंदा है। और नहीं, बिल्कुल शीशा प्लेन होता, क्लीन होता, साफ होता, तो वो फिर डिक्लेयर कर देते कि ये मर चुकी है। तो एलिस ब्लेंडन के पास भी जब वो बेहोशी के आलम में थी, डॉक्टर साहब पहुंचते हैं और वही शीशा उसके नाक और मुंह पर रखते हैं कई बार, पर शीशा ब्लैंक, उसमें कोई फॉग या उस तरह की चीजें नहीं आई। तो डॉक्टर साहब अचानक कहते हैं कि इसके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दो, ये मर चुकी है। अब सारे सोगवार अफसोस, अब पति दूर। अब ये हुआ कि पति आए तो अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जो पड़ोसी और रिश्तेदार थे उन्होंने कहा, उनकी बड़ी जेन्युइन शिकायत थी कि उसको आने में तो कम से कम 1 दिन से ज़्यादा लगेगा। अब उतनी देर तक यहाँ पे लाश कैसे रखें। अब ये याद रखिएगा, ये 1674 की बात है, 1674। उस ज़माने में ना लंबे लंबे वो फ्रीज़र होते थे, ना फिर ऐसे अस्पताल में लाशों को सहेज कर रखने का इतना बंदोबस्त था भी तो आम और गरीब लोगों के लिए बहुत से दूर था, बहुत महंगा पड़ता था। तो अब ऐसे में उस लाश को सहेज कर कैसे रखें, खराब होने का खतरा, डर, और फिर लोगों की मान्यता थी कि ज़्यादा देर तक लाश रखना ठीक नहीं है, अपशगुन होता है। तो डॉक्टर ने कहा पति का वेट करो, लेकिन रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने कहा कि वेट करने का कोई फायदा नहीं है, अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो सभी ने बहुमत से फैसला लिया और उसके बाद यह तय हुआ कि एलिस ब्लेंडन की लाश को 15 जुलाई को ही दफना दिया जाए। उस जमाने में एक खुला कब्रिस्तान होता था, ताबूत हैंडमेड सब बनाया जाता था। जो ये सब वो लोग थे गरीब कि बहुत खूबसूरत और अच्छा भी नहीं, आनन फानन में सबको ऑर्डर दिया गया। जो एलिस ब्लेंडन थी वो थोड़ी हेल्दी थी, काफ़ी वजन भी काफ़ी ज़्यादा था, तो बड़ी मुश्किल से एक ताबूत में उनको डाला गया जो बन कराया। वो ताबूत भी छोटा, हाथ पैर मोड़ कर उनको अंदर। और उसके बाद 15 जुलाई 1674 को ब्लेंडन को उसी इलाके में, इंग्लैंड के हैम्पशायर में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है साउथ विप सेमेट्री। तो इसी साउथ विप सेमेट्री में ले जाकर दफना दिया गया। पूरा मोहल्ला, तमाम रिश्तेदार, वो डॉक्टर, सब गवाह। हालांकि डॉक्टर चाहते थे कि हस्बैंड का वेट करें, लेकिन रिश्तेदारों ने माना नहीं, तो फिर उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। तो उसी साउथ विप सेमेट्री में ले जाकर दफना दिया गया। इधर दफनाने के बाद लोग लौट आए। अगले दिन हस्बैंड विलियम ब्लेंडन भी मैसेज पहुंच चुका था, वो भाग कर आता है, फिर अपनी बीवी के कब्र पे जाता है। वहाँ कब्र पर एक तख्ती लगाता है और उस तख्ती पर जो है लिखा था विलियम ब्लेंडन की वाइफ मिसेस ब्लेंडन, एंड तारीख 15 जुलाई 1674, ये तख्ती पे लिखा गया। अब पति कब्रिस्तान से लौट आया। अब 17 जुलाई की तारीख आ गई, 2 दिन हो गए एलिस ब्लेंडन की मौत को। तमाम लोग अभी भी अफसोस मना रहे थे, सदमे में थे। इसी दौरान में उसी कब्रिस्तान की जो साउथ विप सेमेट्री कब्रिस्तान है, उसके बराबर में एक स्कूल था। उस स्कूल के बच्चे अक्सर, वो कब्रिस्तान का इलाका खुला था तो खेलते कूदते वहां तक पहुंच जाते हैं। 2 बच्चे 17 जुलाई को उसी साउथ विप सेमेट्री में पहुंच जाते हैं स्कूल के बाद। वहां जाकर खेल रहे होते हैं, अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें पता चलता कि एक कब्र के नीचे से आवाज आ रही है। दोनों बच्चे डर जाते हैं, लेकिन फिर भी सुनते हैं कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा, क्या है। तो उन तमाम कब्रों के बीच से एक कब्र की वो पहचान करते हैं कि सबसे तेज आवाज उसी कब्र से आ रही है।
वो बदहवास भागते हैं। भागने के बाद पहले स्कूल था, स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल के हेडमास्टर को जाकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक कब्र से आवाज़ आ रही है, किसी की चीखने की, रोने की। हेडमास्टर समझते हैं शैतान बच्चे हैं, वो उनको डांटते हैं। वो कहता है तो कहते हैं देखो तुम बहुत शैतानी करते हो, उल्टा उन दोनों बच्चों पे जुर्माना लगा देते हैं टीचर, और फिर बच्चों को भगा देते हैं। अब बच्चों को तो भगा दिया, लेकिन अब वो जो हेडमास्टर थे उनको लगा कि इससे पहले कभी इन बच्चों ने, क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे कब्रिस्तान की तरफ जाकर खेलते हैं, कभी किसी ने इस तरह की शिकायत की नहीं, ये पहली बार अजीब और गरीब शिकायत कर रहा है। और ये कह रहा है कि आवाज़ आ रही है, और जो उसने कब्र की निशानदेही की वो कब्र वही 2 दिन पहले जो मिसेस ब्लेंडन, और मिसेस ब्लेंडन की मौत के बारे में भी टीचर को पता था। तो उन्हें लगा कि नहीं, जो बच्चों ने कहा एक बार उसकी तस्दीक करते हैं, चलकर कंफर्म करते हैं। अब वो उसके बाद कब्रिस्तान पहुंचते हैं। शाम हो चुकी थी, कब्रिस्तान गए, धीरे धीरे मिसेस ब्लेंडन की कब्र की तरफ बढ़े। अभी तक कोई आवाज़ नहीं थी। थोड़ी देर तक रुकते हैं, अचानक उन्हें कब्र के अंदर से सिसकियों की और एक तरह से दबी हुई चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वो कंफर्म करने के लिए और करीब जाते हैं, अपना कान उस कब्र के बिल्कुल करीब रखते हैं, और उन्हें अंदर से कुछ अजीब सा महसूस होता है कि कोई आवाज़ आ रही है, ऐसा जैसे कोई बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। अब हेडमास्टर साहब को लगता है कि बच्चे सही कह रहे थे। वहाँ से बदहवास भागते हैं, आते हैं मोहल्ले में, और उन तमाम लोगों को सीधे पहुँचते हैं विलियम ब्लेंडन के घर। कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ के कब्र से आवाज़ आ रही है। अब उन्हें लगा कि ये क्या बात कर रहा, कोई वहम होगा, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुना। अब ये था कि 2 दिन पहले दफनाया, अब आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम खुद सुन लो। किसी तरह विलियम तैयार हुआ, पहले मानने को नहीं था। उसके बाद वो साथ लेकर गए उसी कब्र पर। वो अपनी पत्नी के कब्र करीब गया, थोड़ी देर रुका, वाकई अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। अब उसे लगा ये क्या है, बाकी कुछ लोग आवाज़ सुन रहे हैं, वो डर भी रहे कि पता नहीं भूत प्रेत आत्मा कुछ ऐसी चीज़ होंगी, लेकिन विलियम को कुछ और लग रहा था। अब ये भी था कि आप कब्र, उस वक्त कानून ऐसा था कि बिना अथॉरिटी के, परमिशन के कोई कब्र नहीं खोद सकता, और अपनी मर्जी से कोई कब्र खोद कर किसी लाश को बाहर नहीं निकाल सकता। तो अब विलियम ने कहा कि आवाज़ आ रही, सो खोदते हैं। अब हेडमास्टर पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि नहीं, अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी है। अब वो लोग भाग कर गए दफ्तर सरकारी की। वहाँ हो गए कि भैया अब तो शाम हो गई और रात होने वाली, रात में कब्र खोदेंगे नहीं, सुबह तक इंतज़ार करो। सुबह तक पेपर वर्क हुआ। अगले दिन 18 की सुबह सारे पेपर वर्क के साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल और ये लोग उसी कब्र पर पहुंचते हैं जिस कब्र से आवाज़ आ रही थी। अब उस कब्र की खुदाई होती है, करीब 4 फीट गहरी कब्र थी। जब उसी खुदाई की गई तो फिर जो ताबूत खोला गया तो हर कोई सन्न रह गया। जिन लोगों ने ब्लेंडन को दफनाया था और उस ताबूत में रखा था, वो लाश और जो अब ताबूत खोलने के बाद जो लाश देख रहे थे, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था। ब्लेंडन के कफन के कपड़े सारे फटे हुए थे। उंगलियों में नाखून, जो है नाखून पे खून के निशान थे। ताबूत के ऊपरी हिस्सा ऐसा लग रहा था उसने अपने नाखून से आखिरी वक्त तक खुरचने की कोशिश की। ताबूत के ढक्कन पर खून के निशान थे, उसके जिस्म पर जख्म के निशान थे। और ये सब देखकर ये यकीन हो गया कि जो 2 दिन से आवाज़ आ रही है, असल में वो जिंदा थी और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। जब ये सारी चीज़ें देखी गई, फौरन बाहर निकाला गया और उसके बाद उसे फिर ले जाया गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा ये जिंदा है। अब एक करिश्मा हो गया, लेकिन डॉक्टर ये भी हैरान कि वो गिलास, वो शीशा जो उसने चेक किया था उसके जिंदा और मुर्दा होने का, वो कभी नाकाम नहीं हुआ। जितने लोगों पे भी टेस्ट हुआ, और वही एक औजार या एक हथियार था उस वक्त, एक जिंदा और मुर्दा को परखने का। तो डॉक्टर हैरान कि मैंने इतने करीब से इतनी बार नाक और मुंह के पास वो शीशा लगाया, लेकिन कोई भी सांस लेने की निशानी उस शीशे पर नहीं आई। लेकिन ताबूत ये गवाही दे रही है कि मिसेस ब्लेंडन जिंदा थी, क्योंकि लाश जब उनको दफनाया गया तो नहला धुला कर बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन अब अंदर कपड़े फटे हुए हैं, नाखून में खून के निशान हैं, ताबूत की लकड़ियां खुरची हुई हैं। तो पूरे गांव में ये हो गया कि नहीं जिंदा है।